जो सारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पे एकजुट किया गया, जो बटोगे तो कटोगे। लेकिन जैसे ही यह रिकमेंडेशन आता है, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वह अपने आप को अलग कर लेते हैं। इस देश के सत्ता पे, संसाधन पे, न्याय व्यवस्था पे, एक सामाजिक व्यवस्था पे वर्चस्व रहा है, कब्जा रहा है, वह लोग कैंपसों में इस चीजों को खत्म होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, उसको ध्वस्त होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, कैंपसों में बराबरी नहीं देखना चाहते हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट को इस रेगुलेशन को रोक लगाने के लिए 15 दिन नहीं लगा, 15 दिन में रोक लगा दिया जाता है। यूजीसी के जो विरोध में जो लोग थे, वह जब प्रोटेस्ट करता है तो न उस पर एफआईआर होती है, न उसको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन जो समर्थन में प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उस पे एफआईआर होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। अब जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के जो हिंदू बने हुए छात्र थे हायर इंस्टीट्यूशन में, वो सचेत हो गए, सचेत हुए हैं। जेएनयू में पढ़ने वाले, डीयू में पढ़ने वाले, जो एबीवीपी का झंडा लेकर के जो पटना यूनिवर्सिटी से गए हैं, हमारे सीनियर और हमारे कई कलीग्स वहां से मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या यूजीसी प्रोटेस्ट को लेकर देश भर के यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रदर्शन चल रहे हैं। छात्रों ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठाई है और जिनको कॉलेज में होना चाहिए था वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर वो करे तो क्या करें, जाए तो कहा जाए। जब यूजीसी गाइडलाइंस आई तो सवर्ण समाज के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके गार्जियन सड़कों पर निकले, उनके जजों ने इस्तीफा दिया, उनके सांसद पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। हर जाति का जनरल का नेता, खासकर ब्राह्मण समाज के और ठाकुर समाज के नेता एकजुट हो गए, बयान हुआ, मीडिया उनके पास है, टीवी अखबार उनके पास है। जनरल के छात्र सड़कों पर नहीं थे, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स सड़कों पर थे। और जब ये सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है तो उसको फिर से रीस्टोर करवाने के लिए बहुजन समाज के छात्र जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगातार धरना दे रहे हैं। बीएचयू, इलाहाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बिहार के हर जिले में प्रोटेस्ट हो रहा है। और सबसे बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट पटना में हुआ था, पटना विश्वविद्यालय में हुआ था। और मेरे साथ छात्र नेता, युवा नेता गौतम हैं। पूरा नाम क्या लिखते हैं? गौतम आनंद। गौतम आनंद है। बड़ा प्रोटेस्ट था आप लोग का पटना में। क्या लगा? क्या तमाम लगभग 4000 जातियां हैं ओबीसी की जी, वो छात्र सब समझ रहे हैं, एकजुट हैं? क्योंकि आपने लगातार कैंपेन भी चलाया था। सबसे पहले तो आपको और नेशनल दस्तक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पहले दिन से लगातार इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बहुजन सवालों पे आप मुखर रहे हैं, हम तमाम आंदोलनकारियों की तरफ से आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे। जो इस विकट परिस्थिति में जब तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी दिव्यांग, जिसके लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया गया और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया है, तब पटना के छात्र विश्वविद्यालय से निकल करके, अपने छात्रावासों से निकल करके सड़क पे आने के लिए मजबूर हो गया। आज एक तरफ जो नॉन एससी एसटी ओबीसी लोग हैं, उनके गार्जियन अपने बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे विधायक या हमारी जो सरकार है बिहार में, जो नीतीश बाबू की सरकार है, जो अपने आप को सामाजिक न्याय का पक्षधर बोलती है, सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। या तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, हमारी सरकार डर गई है, या नहीं तो वह अपने बच्चों को, एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे जो विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसको अनाथ छोड़ दिया गया है लड़ने और मरने के लिए। स्थिति यही है। और जहां तक छात्रों के एकजुटता का सवाल है, तो पटना में जितने भी छात्रावास हैं, विश्वविद्यालय के छात्रावास हो या विश्वविद्यालय के बाहर, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय का छात्रावास हो
या अंबेडकर कल्याण छात्रावास हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास हो, चौरसिया भवन छात्रावास हो, तमाम जो पटेल छात्रावास हो, सारे लोग छात्रावास के लड़के आए एकदम बहुत ही मजबूती से पटेल छात्रावास के तमाम छात्र इन सवालों पे मुखर होकर के और कहीं कुशवाहा से समाज, कुशवाहा समाज, सारे प्रजापति जननायक छात्र एकजुट हैं, पिछड़ा के नाम पर कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं है, क्योंकि वह देख रहा है लगातार किस तरीके से अब जो चुनाव था, पिछला लोकसभा चुनाव में उन्होंने देखा जो सारे SC ST OBC के लोगों को किस तरीके से हिंदुत्व के नाम पे एकजुट किया गया, जो बटोगे तो कटोगे। लेकिन जैसे ही यह रिकमेंडेशन आता है तो जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वह अपने आप को उससे अलग, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, सोना चांदी तांबा नहीं बना है, जनरल एक कथित जो लोग वो चला रहा है, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वह अपने आप को अलग कर लेते हैं, जो हम उनसे अलग हैं और ये लोग हमारे ऊपर शोषण करेगा। तो आप समझ सकते हैं जिन जातियों का हजारों वर्षों से इस देश के सत्ता पे, संसाधन पे, न्याय व्यवस्था पे, एक सामाजिक व्यवस्था पे वर्चस्व रहा है, कब्जा रहा है, वह लोग कैंपसों में इस चीजों को खत्म होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, उसको ध्वस्त होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, कैंपसों में बराबरी नहीं देखना चाहते हैं। अभी आप पटना यूनिवर्सिटी में हैं? मैं अभी पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च का छात्र हूं। PhD कर रहे हैं? जी, मैं PhD कर रहा हूं। तो आपने दो दिन कर आपको समय मिला था, आपने छात्रों से इंटरेक्शन भी किया था सारे हॉस्टल्स में जाके और सारे कैंपसेस में भी गए थे। क्या थी उनकी, वो क्या कह रहे थे? हम लोग बात भी करने की कोशिश करेंगे, क्या कह रहे थे वो लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर रोक नहीं लगाया जाता तो छात्रों में इतना उबाल नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चंद विरोध के बाद जो कुछ लोग, कहीं 10 लोग, कहीं 15 लोग, कहीं 20 लोग, इवन पटना कॉलेज में एक दिन हमने देखा, जिस दिन मैं इसके समर्थन में आया, हम देखे 5 से 7 लोग और 4-5 नेशनल मीडिया के लोग उस फील्ड में आकर के, टीवी जो नेशनल मीडिया में जो लोग हैं वह आ करके, हमें तो लगा जो वो मीडिया प्रायोजित, नेशनल मीडिया प्रायोजित वो प्रोटेस्ट था, 5-7 लोग ही सिर्फ। और फिर अगले दिन जब उस न्यूज को हम देखते हैं तो उसमें कहा था भारी संख्या में पटना कॉलेज में छात्रों ने इसका विरोध किया, UGC इक्विटी रेगुलेशन का। उसमें ये भी कहा है कि OBC छात्र विरोध प्रदर्शन में है। नहीं भाई, हम तो उसके साथ, कहा गया चली टेलीविजन पर, तो मीडिया तो एक खास वर्ग के लोगों का कब्जा है, जुडिशियरी पे जनरल के लोग हैं। हाँ, जनरल। मैं तो वहां का आपको एक वाकया सुनाता हूं, मेरे आंखों के सामने का वाकया है। 4 नेशनल मीडिया के लोग और 4 वो जो जनरल कैटेगरी की जो 4 जातियां हैं, अलग अलग जाति के लोग वहां आए जो सीनियर रिपोर्टर हैं, और एक आते ही कहता है जय ब्रह्मर्षि, तो दूसरा कहता है अरे यार तुम यहां भी जो है इक्विटी रेगुलेशन ला दोगे क्या मीडिया में भी? तो ये हकीकत है उन लोगों की। तो लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से पटना से और बिहार के अन्य जिलों और विश्वविद्यालय में हमारे छात्रों ने इस रेगुलेशन को लागू कराने के लिए मुखरता से आवाज उठाया है और लगातार यह आवाज उठ रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम अपने साथियों से कहेंगे, छात्रों से, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से, जो आप किसी नेता के उम्मीद का इंतजार मत कीजिए जो वह आपके हमारे समर्थन में आएगा। हमारे लोग जो हमारे नेता हैं, जिनको हम समर्थन करते हैं चुनाव में या मानते हैं वैचारिक स्तर पे, वह डर गए हैं, वह डरे हुए हैं। और इस विकट स्थिति में तो उसको और मुखर होकर के लड़ना चाहिए हम लोगों के लिए, तो वह चुप्पी साध लिए हैं। इसलिए यह लड़ाई हमारी लड़ाई है, हमारे भविष्य के साथ साथ आने वाले भविष्य के बच्चों की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है और मजबूती से लड़ने की जरूरत है, एकजुटता से लड़ने की जरूरत है। क्या लगता है इस बिल के आने से क्या फर्क पड़ जाता है, क्या बदलाव, थोड़ा सा क्या मजबूती? देखिए, बीकर सेक्शन के छात्रों को UGC ने स्वीकार किया, UGC ने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें उन्होंने स्वीकार किया जो 2019 से लेकर के अभी तक जो हायर एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या एम्स हो, IIM हो, IIT हो,
तमाम जो संस्थाएं हैं उसमें माना ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव, वह जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, वो 118% वह बढ़ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पे ही यह कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के तो चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे। वह खुद एक बड़े राजघराने परिवार से हैं और अपर कास्ट हैं, लेकिन उन्होंने जब देखा यह रिपोर्ट तो उस आधार पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, यूजीसी के रिपोर्ट के आधार पे इस गाइडलाइन को। यह गाइडलाइन आने से यह होता जो रोहित वेमुला की जिस तरीके से हैदराबाद विश्वविद्यालय में संस्थागत हत्या होती है, जिस तरीके से पायल तडवी की हत्या होती है, ये सोलंकी की हत्या होती है, और ऐसे न जाने दर्जनों सैकड़ों हमारे छात्र जो इस जातिगत धार्मिक अन्य चीजों में प्रभावित होकर के अपनी जान गंवाया है, वह नहीं गंवाता। लेकिन इसमें तो कहीं हो हंगामा होना ही नहीं चाहिए था। उसमें तो पहला ही जो उस रिकमेंडेशन का जो पहला है, इंस्टीट्यूशन का हेड ही वो समता समिति जो बनेगी उसका हेड होगा। तो कहीं तो ये है नहीं जो इंस्टीट्यूशन का हेड जो है SC ST OBC ही होगा। आज भी इस देश के 80% विश्वविद्यालय और कॉलेज के जो प्रिंसिपल है या प्रोफेसर हैं वह जनरल कैटेगरी के लोग हैं। आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट जारी हुआ उसमें 80% जो लोग हैं उसके VC जो है वह जनरल कैटेगरी के लोग हैं। आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या एम्स हो, IIM हो, वहां 80% जो सीटें खाली है SC ST OBC माइनॉरिटी का, तो वहां लोग ही नहीं है तो फिर शोषण कौन करेगा? जब अपर कास्ट के लोग पहले यहाँ थे ही, है ही नहीं, तो है ही वहां पीड़ित है ही नहीं, पीड़ित है ही नहीं। और उस हेड के सर्वे, उस इंस्टीट्यूशन के सर्वे सर्वा उसी के लोग हैं, तो फिर वहां शोषण कैसे हो जाएगा? सीधी सी बात है, ये जो लोग विरोध करने वाले हैं, चाहे वह संसद में विरोध करने वाले हो या सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने रोक लगाया हो, या फिर जो इसके विरोध में आकर के जिन लोगों ने, जनरल कैटेगरी के लोगों ने जॉब से रिजाइन दिया हो, एक सांकेतिक विरोध किया हो मीडिया के माध्यम से, वह नहीं चाहते हैं जो कैंपसों में, समाज में, संस्था में समानता स्थापित हो। वह अपना जो हिंदूवादी वर्चस्व है उसको कायम रखना चाहते हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट को इस रेगुलेशन को रोक लगाने के लिए 15 दिन नहीं लगा। 15 दिन में रोक लगा दिया जाता है। लेकिन इसी देश में किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पे हजारों किसान शहीद हो जाते हैं। कई महीने भर वह आंधी तूफान, पानी, ठंड, गर्मी में वहां सोते हैं, रोते हैं, मर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नजर नहीं जाता है। इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर लिया जाता है। SIR के माध्यम से लाखों लोगों का वोट काट लिया जाता है। तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उस पे कब्जा कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई नजर नहीं उस पे पड़ता है। इसी देश के तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वहां SC ST OBC के लाखों सीट अभी खाली है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का नजर नहीं जाता है। यह जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जजों की नियुक्ति है, इसमें एक खास वर्ग के लोगों का वर्चस्व है और वह वर्ग है जो कभी भी न्यायप्रिय व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में कभी भी उन्होंने विश्वास नहीं रखा है। इसलिए आज वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम तो बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, हम जगदेव बाबू के विचारों को मानते हैं, हम कर्पूरी जी के विचारों को मानते हैं, हम BP सिंह जी के विचारों को मानते हैं, जिन्होंने न्याय व्यवस्था में विश्वास किया है, चाहे वह अपर कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या माइनॉरिटी के लोग। क्या रिस्पॉन्स लग रहा है? क्या स्टूडेंट तैयार है, मेंटली प्रिपेयर है कि हमें इस वो पूरा समझ रहे हैं? खासकर जो 10+2 के स्टूडेंट है, क्योंकि आप लोग तो PhD में हैं जी, तो जातिवाद आसानी से समझ में आने लगता है। जो 10+2 के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट है, उनका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, हाल के दिनों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू किया गया है
तो अभी छात्रों को बहुत समझ में नहीं आ रहा है। बहुत छात्र अवेयर नहीं है। वास्तविकता यही है, जो गांव देहात में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी भी, जो आप 10 और 10+2 की बात करते हैं या इवन ग्रेजुएशन की भी, तो उसको अभी तक यूजीसी का या हायर एजुकेशन का जो यह गैर बराबरी पूर्ण व्यवस्था है, भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, उसको अभी तक वास्तविकता यही है, समझ ही नहीं है। तो इसको बहुत ही निचले स्तर पे जाकर के छात्रों को एकजुट करके अवेयर करना होगा। अगर इसी में होता, जो हमारे जो रहनुमा है, हमारे जो नेता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, मीडिया में तो हमारे लोग हैं नहीं, आपके जैसे 1-2 लोग हैं, 1-2 चैनल है जो इसको दिखाता है, बाकी लोग तो दिखाता भी नहीं है हम लोगों के प्रोटेस्ट को, हम लोगों के स्ट्रगल को, हम लोगों के एकजुटता को। इसलिए इसको बहुत नीचे स्तर पे जाकर के जोड़ने की जरूरत है। अगर कितनी संख्या थी जिस दिन आप लोग सर को पढ़ाए थे? हजारों की संख्या थी, 1000 से ऊपर संख्या थी, 2000 के आसपास। जब हम पटना कॉलेज में एकजुट हुए और वहां से जब चले तो बड़ी भारी संख्या थी। कितनी आबादी होगी पटना यूनिवर्सिटी में अगर बात करें SC ST OBC की? SC ST OBC की संख्या 10,000 से ऊपर होगी। 50% स्टूडेंट अपने हाँ। SC ST OBC हो गए। हाँ हाँ। तो क्या इसका असर स्टूडेंट, अभी चुनाव होने वाला है आपके यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडरशिप का, क्या इस पर असर पड़ेगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार SC ST OBC के लोग एकजुट होकर अपना प्रेसिडेंट, अपना सारे पदों पर अपने लोग उतारेंगे। हो सकता है लोग निर्दलीय भी वोट करें। हम लोगों का तो पार्टी अगर जो तमाम एस्टेब्लिश पार्टियां हैं वो अगर जनरल को टिकट देती है तो SC ST OBC के लोग वोट की ताकत दिखाएंगे और वो अपना प्रेसिडेंट चुन सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, 4 पोस्ट होते हैं, 5 वो अपना चुन सकते हैं। दलित पिछड़ा एकजुट हो तो एक गोलबंदी दिख रही है। गोलबंदी हुई है, लेकिन जिस तरीके से कम समय है, जो डेट अनाउंस किया गया है, तो बहुत छात्रों तक इसका मैसेज नहीं गया है। मुस्लिम समाज का क्या है रिस्पॉन्स? मुस्लिम समाज के शकील अहमद आपके साथ पटना यूनिवर्सिटी में घूमे भी? हाँ, शकील अहमद साहब का तो पिछले BPSC आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। हम लोगों के साथ आंदोलन में बहुत बुस्टअप किए थे, साथ भी थे कई कार्यक्रमों में। तो जो प्रोग्रेसिव लोग हैं मुस्लिम समाज के, वह देख रहे हैं जो किस तरीके से हमें, लेकिन इससे उनको बड़ा राहत हुआ है। हिंदू मुस्लिम वाला पूरा एजेंडा फेल हो गया। हाँ, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फेल हुआ है निश्चित तौर पे। लेकिन एक बात और आपको देखना होगा, जो इस देश में उमर खालिद, JNU से निकला हुआ स्टूडेंट लीडर, रिसर्च स्कॉलर, वह 5 वर्षों से जेल में बंद है। और उसी केस में रोज सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग बाहर हैं। और उसी केस में नहीं, वो 2 अलग अलग। वहां ठीक है, कन्हैया जी का केस अलग था, ये दूसरा मामला है। हाँ, तो उसपे भाई कन्हैया वाला केस था JNU में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका। तो उमर खालिद वाला जो प्रोटेस्ट है वो यलगार परिषद वाला, भीमा कोरेगांव वाला मामला है। चलिए, आप बात एक्चुअली मैंने आपको ठीक है, लेकिन धार्मिक भेदभाव तो है मुस्लिमों के साथ। अरे वो तो सब जानता है। अभी हिंदू राष्ट्र के नाम पर सबसे ज्यादा मुसलमान ही प्रताड़ित थे। अभी तो SC ST OBC को हिंदू बनाया जा रहा था। इसी देश के एक मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के, झारखंड के, जेल में डाल दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है। इसी देश की एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो चुनाव आयोग से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त करते रह जाती है, और फिर भी उसको कितना मशक्कत करना होता है। हम लोग इसी के आसपास रखते हैं। आप PhD के छात्र भी हैं। किस तरह का भेदभाव SC ST OBC को महीन जातिवाद झेलना पड़ता है? इंटरव्यू के लेवल पे या क्लासरूम में भी नुक्ताचीनी होती है? अब जिस तरीके से 90 के बाद परिस्थिति बदली, तो वो हार्ड कास्टिज्म नहीं है, लेकिन उसकी जो एक महीन जातिवादी सोच है, उसमें भी बहुत लोग प्रोग्रेसिव हुए हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? हम लोगों ने तो बहुत फेस किया। हाँ, आप लोगों ने तो फेस किया, लेकिन जो उस दौर का जो चैलेंज था, जो प्रॉब्लम था, जो नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला जातिवाद बताइए, गांव वाला मैं नहीं पूछ रहा हूं। नहीं, हम कॉलेज, जैसे उस समय जो सुनते हैं आप लोग के समय का, कॉलेज में SC ST OBC के बच्चों को आगे नहीं बैठने दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, पीछे बैठाया जाता था, ये स्थिति नहीं है अभी। लेकिन इंटरव्यू का जब सवाल आता है या फिर PhD सबमिशन का सवाल आता है, तो आज भी
जो महीन तरीके से हाँ, होता है। आज भी जो जनरल कैटेगरी के कुछ जो मानसिक विकृति से, जिसके अंदर एक जलन है, जो हमारे वर्चस्व को कैसे तोड़ा गया, तो वैसे लोगों के द्वारा किया जाता है, आज भी किया जाता है कैंपसों में, हायर एजुकेशन, पीएचडी में खास करके। पीजी में जब अब तो नंबर देने का, जो इंटरनल नंबर देने का जो है, उसमें भी आज किया जाता है, ऐसा नहीं है नहीं किया जाता है। लेकिन बहुत जगह अब संख्या बल जब बढ़ रहा है SC ST OBC का, तो वहां मजबूती से आवाज पहले वो कह देते थे कि पीएचडी करके क्या करोगे, जाके भैंस चराओ, हाँ, अब वो खेती करो, सब्जी उगाओ, वो बोल देते थे। अब बोलते नहीं है, अब वो उसको अपने implement करते हैं, अपने कलम से, अपने सोच से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, आज पहले 3 तरह के जातिवाद थे, आप समझिए। पहले SC ST OBC, जिनको शूद्र और अछूत कहा था वर्ण कुव्यवस्था में, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, तो वो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में थे ही नहीं। तो वहां भेदभाव का कोई मतलब, तब पहले गांव में भेदभाव होता था, मूछ नहीं रखने देंगे, क्योंकि वो पावर सेंटर्स में थे ही नहीं। आजादी के बाद जब संवैधानिक अधिकार मिला और सब पावर सेंटर्स में ट्राई करने लगे, तब वहां भी खुलकर जातिवाद होता था। हम लोगों ने देखा है, विद्रोही जी ने बहुत कविताएं लिखी है JNU में। तब कहा जाता था कि तुम, जैसे किसी ने कहा था, नाम नहीं लूंगा, भावनाएं हाथ हो जाएंगी, तेली तंबोली संसद जाके क्या करेंगे। ये ठीक आजादी के बाद की बात है। एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने कहा कि तेली तंबोली जाके संसद में कुर्मी कूनी सब हल चलाएंगे क्या, तो बोल देते थे। 90 के दशक तक जातिवाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब गिनती के लोग आते थे SC ST OBC के, तो उनको जाति सूचक गालियां दी जाती थी। उनको कहा जाता था कि तुम जाओ भैंस चढ़ाओ, तुम पीएचडी करके क्या करोगे। अब तो खैर तरीका अब NFS कर दिया, अब ऐसे बोल नहीं सकते हैं सीधे सीधे, नॉट फाउंड सुटेबल, तो आप NFS कर देंगे। इंटरव्यू में, मैं तो यूपीएससी का भुक्तभोगी हूं, मैंने IAS के लिए जब इंटरव्यू दिया, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए, तो खैर ये एक लंबी है और जातिवाद मनुवाद हारेगा, बशर्ते शर्त इतनी है कि जिनके साथ शोषण हो रहा है वो तो समझे। मैं एक सिंपल उदाहरण देकर इस बातचीत को खत्म करूंगा, आप महीन जातिवाद समझिए। कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए, अगर आप इंटरव्यू लेने वाले के स्वजातीय हैं या उसके सेम कैटेगरी के हैं। और अगर आप गलती से SC ST OBC हैं तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि चेकोस्लोवाकिया के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। आपको पता भी नहीं चलेगा और जातिवाद हो गया। सवाल एक होना चाहिए दोनों से। या फिर इससे भी आसान भाषाएं बताता हूं, इंटरव्यू लेने वाले की कैटेगरी और इंटरव्यू देने वाले की कैटेगरी अगर सेम है तो उससे पूछ दिया जाएगा कि तुम अपने मामा जी का नाम बताओ, तो कोई भी अपने मामा जी का नाम आसानी से बता देगा। और उनको जातिवाद करना है तो वो पूछ देंगे कि मैं इंटरव्यू जो ले रहा हूं तो मेरे मामा जी का नाम बताओ। अब बताइए मैं उसके मामा जी का नाम कैसे जानूंगा। इसलिए सारा मसला सवाल सेट करने का। ये दरभंगा वाला भी क्या हुआ दरभंगा? दरभंगा में अभी जिस तरीके से दलित समाज, पासवान समाज के मजदूर तबके के लोगों से मजदूरी करवा के, और जब वह अपना उसका पैसा मांगता है, मजदूरी मांगता है, तो पूरे ये मोटा जातिवाद, देखिए ये सब ये जो तो है ना, मोटा जातिवाद ये है। मोटा जातिवाद है। ये SC ST ये OBC भी करता है, इसमें तो वो जेल जाएगा। SC ST एक्ट लग गया ना। बता दूं दरभंगा में क्या हुआ, एक पासवान समाज का परिवार था, वो ठेकेदारी करते थे, घर बनाते थे। उनका पैसा था 5 लाख रुपया बाकी था 5 साल से। वो पंचायत हुई, 2.5 लाख पर सेटल डाउन हुआ कि 2.5 लाख लौटा दो, वो भी नहीं देने के लिए तैयार हुआ। तो उन्होंने कई लोगों को कहा कि हमारा पैसा नहीं दे रहा है। तो उसने कहा कि तुमने कई लोगों को क्यों कहा, मेरी बेइज्जती हो रही है। उसने कहा कि पैसा दे दो। इतने पर उनके बच्चे को मारा गया घेर कर। और जब उन्होंने अपने बच्चे के पिटाई का विरोध किया तो 200 परिवार हैं वहां ब्राह्मण समाज के और 2 परिवार पासवान, 200 परिवारों ने झुंड बनाकर, गिरोह बनाकर उस परिवार पर हमला हुआ। उसके बाद सब पर FIR कराया गया, वीडियो है उसके बाद जातिवादी मीडिया ने, दिल्ली में बैठे लोगों ने खबर चलाया और तमाम, चूंकि UGC गाइडलाइंस का भी विरोध कर रहे हैं, तो कहा कि देखिए SC ST एक्ट का कितना दुरुपयोग हो रहा है। 200 परिवार, 200 ब्राह्मणों पर FIR हो गया। अरे तुम झुंड बना के जनसंहार करने गए थे, नरसंहार, तो FIR मतलब तुम मारो तो कुछ नहीं, हम FIR करा दे तो दिक्कत हो गई। तो देखिए ये तो मोटा जातिवाद है। ये जो हम लोग की लड़ाई महीन जातिवाद के खिलाफ है। आज जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जो जातिवाद होता है वो मैंने आपको समझाया। मैं भुक्तभोगी भी हूं और चूंकि मेरे पास केस स्टडी बहुत है, मैं बता दूंगा कि आपके साथ PhD में क्या क्या धोखा होगा। सोचिए अभी JNU जैसे संस्थान जो सो कॉल्ड लिबरल संस्थान है, वहां भी
पीएचडी में पहले वाइवा में 30 नंबर होते थे, वहां आज तक 4 नंबर से ज्यादा किसी एससी एसटी ओबीसी को नहीं मिलता है। हम जो 65-70 में जो 65 स्कोर करता है ना रिटर्न में, जी उसको भी 2 नंबर दे दिया जाएगा, 3 नंबर। तो 65 और 3 कितना हुआ? 68। और जो वहां जनरल कैटेगरी का 70 नंबर का रिटर्न है, उसमें स्कोर करेगा 50, तो उसको दे दिया जाएगा 25 नंबर वाइवा में। तो 50 और 25 कितना हुआ? 75। तो जो लिख सकता है अच्छा, वो बोल नहीं सकता। ये विडंबना देखिए। इसलिए कहा जा रहा है आज कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट का लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, संसद का लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। लंबे समय से मांग है कि इंटरव्यू का लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज इसी प्रोटेस्ट में यूजीसी के जो विरोध में जो लोग थे, वह जब प्रोटेस्ट करता है तो न उस पर एफआईआर होती है, न उसको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन जो समर्थन में प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उस पर एफआईआर होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। इवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहां के प्रोक्टर ने 2-3 ओबीसी छात्रों के खिलाफ लेटर जारी किया, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्लास चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, आपने अपराध किया है यह गैदरिंग करके। एक दूसरी बात, मैं जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का उदाहरण, वहां के छात्रों ने ये मास कम्युनिकेशन में पीएचडी करने गया, वहां सीटें खाली रह गई, लेकिन छात्रों को जो एससी एसटी ओबीसी के छात्र थे उसको एनएफएस कर करके उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया। आज भी यह हो रहा है और इसी को खत्म करने के लिए तो यह यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लाया गया था। लेकिन मैं आईएमसी में था, तो मुझे रेडियो टेलीविजन का छात्र था मैं। मुझे रेडियो के प्रैक्टिकल में इतने कम नंबर दिए गए कि मेरा पूरा रिजल्ट गड़बड़ा जाए, सोचिए। और आप मैंने कई मामलों में देखा है कि आप अभी 46% आंकड़ा है लोअर जुडिशियरी का, एससी एसटी ओबीसी का। मध्य प्रदेश में सारे एसटी कैंडिडेट को जज बनने से रोक दिया गया। 0.75, 0.35, 0.25 इंटरव्यू में नंबर कम दिए गए। एकदम जो हिसाब देख लिया जाता है कि रिटर्न में इसका इतना नंबर है, क्वालिफाइंग इतना है, तो इतना घटा देंगे। मतलब सोचिए कि इंटरव्यू में वो 5 नंबर काट लेते, 0.75, 0.25, 0.05 नंबर काट के आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मिनिमम एलिजिबिलिटी से। आज इस पे रोक जब लगा है रेगुलेशन पे, तब जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के जो हिंदू बने हुए छात्र थे हायर इंस्टीट्यूशन में, वो सचेत हो गए, सचेत हुए हैं। जेएनयू में पढ़ने वाले, डीयू में पढ़ने वाले, जो एबीवीपी का झंडा लेकर के जो पटना यूनिवर्सिटी से गए हैं, हमारे सीनियर और हमारे कई कलीग्स वहां से मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अब तुम लोग नहीं, उन लोग नहीं कर रहा है, कर रहे हैं। अब वो भी देख रहे हैं उसके फेसबुक वॉल पे, वह भी इसका विरोध कर रहा है। कल तक जो हिंदू बने हुए लोग थे, जब नरेंद्र मोदी के ऊपर जनरल कैटेगरी के लोगों ने यह कमेंट करना शुरू किया, जाति सूचित गाली देना, जब जाति सूचक गाली देना शुरू किया, तब उन लोगों का भूत अब माथा से उतरा है, जो हम एससी एसटी ओबीसी हैं, हिंदू नहीं हैं। पटना में जो बड़ा आंदोलन, नहीं आप हिंदू भी हो सकते हैं, मैं फिर बता दूं, इस देश में, बस क्लियर कर देता हूं मैं अपना, इस देश में आप सिख हैं तो भी एससी और ओबीसी हो सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक नाम है, जिससे हमें संवैधानिक अधिकार मिलता है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान भी ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, सिख समाज के लोग भी एससी और ओबीसी में आते हैं, बुद्धिस्ट भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं, यहां तक कि क्रिश्चियन भी शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। मुसलमान शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी दोनों में आते हैं, और हिंदू भी एससी एसटी ओबीसी में आते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, जो आपको पढ़ने लिखने नौकरी में, आपका ये जो नाम है, संवैधानिक नाम जो है आपका एससी एसटी ओबीसी, जिसकी इस देश की आबादी लगभग 60% है, और इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए जाति जनगणना भी नहीं कराई जा रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।